सिरोसिस का मतलब ये हो गया कि लीवर में बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो गई, सिकुड़ गया, लीवर का साइज छोटा हो गया। छोटे छोटे वायरस जो है हेपेटाइटिस बी सी है, इसकी वजह से जो है लीवर सिरोसिस हो सकती है। या कोई ड्रग नुकसान कर दी है, जैसे अमाइडोन है या इसके साथ साथ अदर कुछ मेथोट्रेक्सेट है जो दवाई गठिया में चलती है। तो ये सब लीवर को तो इसलिए एक परसेप्शन है कि आपको जैसे गैस बन रही है कुछ है, तो हमारे पास भी जो मरीज आते हैं वो यही बता दें कि हमारा लीवर कमजोर है। इवन है ना, कोलाइटिस एक एलर्जी जैसी बीमारी है जिसमें बड़ी आंख में पूरे अल्सर बन जाते हैं। डॉक्टर साहब, पेट की जो समस्याएं हैं, पेट की समस्याओं से इतर अगर एक पेट का जो प्रमुख आर्गन है वो लीवर की अगर बात की जाए, तो लीवर की जो समस्या है वो क्यों होती है और लीवर का विशेष ध्यान रखने की कैसे रखा जा सकता है, इन सब बातों को लेकर थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल 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 रामदास जी, अगर लीवर की बात करें तो लीवर जो शरीर का लीवर शरीर का देखिए कि एक बड़ी ग्रंथि है, एक बड़ा ऑर्गन है कि जो खाना पचाने में काम आता है। दूसरा चीज़ है प्रोटीन भी बनाता है और खासतौर से क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है, जिससे ब्लड में जो है किसी को चोट लगती है तो क्लॉटिंग वगैरह होती है। तो खासतौर से लीवर की बात करें तो लीवर हेल्दी फूड्स जो है, जैसे जिसमें फ्रूट्स हो गए, हरी सब्जियां हो गई, ये सब चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है। लीवर को ज़्यादा साल्टी, स्पाइसी, तली भुनी चीज़ें पसंद नहीं है। जो हम लोगों को, आम आदमी को ज़्यादा पसंद है वो जीभ लीवर को जो पसंद है वो लीवर को नहीं पसंद है। वो लीवर को बहुत बढ़िया, हाँ लीवर को वो चीज़ पसंद नहीं है। अच्छा, लीवर की बीमारियों की बात करें तो पहले हम लोग ये मानते थे कि जैसे जो इन्फेक्टिव कॉजेज हैं, इन्फेक्टिव कॉज का मतलब हो गया वायरस हो गया या बैक्टीरियल कॉजेज जो रहते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी है, सी है, या जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड है कि जैसे कि जो अल्कोहल वगैरह का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं कि उन्हीं का लीवर खराब होता था, ऐसा मानते थे पहले। बट अभी का ये है कि एक एपिडेमिक चल रहा है। एपिडेमिक मतलब कि बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ गई कि जो ज़्यादा मोटे हैं, तगड़े हैं, ओबीज हैं, जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या जिनको महिलाएं हैं जो पीसीओडी है, इसके साथ साथ गाल स्टोन डिजीज है, तो हाइपरयूरेसीमिया, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रह रहा है, तो ये सब एक बास्केट है, बीमारियों की बास्केट है कि बाकी बीमारियों के साथ साथ उसको लीवर की भी बीमारी आ जाती है, होनी है, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि फैटी लीवर है। तो कोई भी जाता है कि अल्ट्रासाउंड कराने तो फैटी लीवर का इस समय बड़ा चलन, किसी को भी है कि मतलब है कि फैटी लीवर है, फिर खान पान का ध्यान रखना। अभी आप जैसे अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं किसी दूसरे कारण से, लेकिन आपके जो है कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आ जाता है कि फैटी लीवर है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, तो हम पब्लिक भी बड़ा उसके लिए बड़ा वो हो जाती है, कॉन्शियस हो जाती है, हेल्थ कॉन्शियस, ये खाएंगे नहीं खाएंगे, क्या खाएं, डाइट, खासतौर से डाइटरी एडवाइस के लिए उसके लिए आते हैं। तो अब वही मैं बताना चाह रहा था कि पहले की जो 4-5 बीमारियां हमने बताई, जो 4-5 जो कॉजेज थे, जिसमें कि वायरल कॉजेज थे, अल्कोहल था, लेकिन अब ये वाली इसकी वजह से लीवर जो है ज़्यादा खराब हो रहा है। अब फैटी लीवर का मतलब हो गया कि जैसे नॉर्मल जैसे पेट पे फैट आता है, वैसे लीवर पे भी फैट जो है उतनी मात्रा में, जैसे प्रोपोर्शन में जैसे पेट पे आएगा वैसे उस पे आ जाता है लीवर पे। अच्छा, तो फैट आने से ये रहेगा, देखो लीवर का साइज बढ़ेगा। दूसरा चीज़ है कि लीवर में इंजरी होती है, जैसे बाहर इंजरी होती है तो स्कार बनता है, वैसे लीवर में भी स्कार बनता है। जब स्कार बनेगा तो सिकुड़ेगा लीवर, तो जिसकी जितनी उसकी सेल्स वगैरह है वो धीरे धीरे खत्म होंगी और प्रोटीन सिंथेसाइज करने की जो क्षमता है वो कम होगी, क्लॉटिंग फैक्टर कम बनेगा, जो ग्लाइकोजन स्टोरेज जो स्टोर करता था वो सब चीज़ें, तो एक कंप्रोमाइज जो है धीरे धीरे होगा। तो पहले है कि फैटी लीवर, फिर ज़्यादा दिन तक अगर अवेयर नहीं रहे, हम अपना जो है वेट कम नहीं किए, खाते रहे उसी शेड्यूल में, तो इसके बाद क्या होगा कि वो जाके फाइब्रोसिस बनेगा, फाइब्रोसिस लास्ट में जाके फिर सिरोसिस हो जाती है। अच्छा, सिरोसिस, जो लीवर सिरोसिस का जहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं, लीवर सिरोसिस बहुत खतरनाक बीमारी के तौर पे जाना जाता है और लास्ट समझ लीजिए लीवर फेल्योर की स्थिति शायद लीवर सिरोसिस को कहा जाता है। तो उसके लिए क्या चीज़ें जो जिम्मेदार हैं, जो क्या लाइफ स्टाइल, क्या खान पान, और कौन सी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से लीवर सिरोसिस होता है या अक्सर हो जाता है, इसका थोड़ा सा बताएं। हाँ, देखिए, कोई भी सिरोसिस का मतलब ये हो गया कि लीवर में बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो गई, सिकुड़ गया, लीवर का साइज छोटा हो गया, छोटे छोटे उस पर गांठें बननी शुरू हो गई, या फिर यही जब बाद में जाके जो है कि कैंसर भी बना सकता है, कि लीवर कैंसर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यही सब कॉजेज हैं उसमें कि एक तो फैटी लीवर है, ज़्यादा टाइम तक रह रहा है, धीरे धीरे करके वो चेंज हो गया, या हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, या कोई ड्रग जो नुकसान कर दी, या मान लीजिए किसी को कोई भी चीज़ें नहीं है तो एक ऑटो इम्यून जैसे लीवर डिजीज है वो भी हो सकती है। तो धीरे धीरे करके ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, सिरोसिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। हाँ, ये टाइम लेगा, धीरे धीरे करके फिर लीवर आपका खराब होगा। अच्छा, आमतौर से ये मानते हैं कि अगर एक बार सिरोसिस हो गई तो फिर उसका कोई उपचार नहीं है, लीवर ट्रांसप्लांट ही उसका उपचार है, मेन उपचार है। लेकिन सिरोसिस भी कई टाइप की है कि जिसमें है कि अगर कंपनसेटेड सिरोसिस है, कंपनसेटेड सिरोसिस का मतलब है कि आपका जैसे जितने टेस्ट वगैरह हैं बाकी सब वो मेंटेन है, लीवर का साइज छोटा हो गया है बट पेट में पानी नहीं है,
पीलिया नहीं है, आपको बेहोशी नहीं है, खून की पलटी नहीं हो रही, तो इसको कहते हैं कंपनसेटेड सिरोसिस है। तो ये लॉन्ग टर्म में मतलब इसमें कोई ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, इस पर दवाई, लाइफ स्टाइल यही मेंटेन करके चलेंगे तो आपका लीवर थोड़ा टाइम लेगा कि आप काफी टाइम तक चलेंगे। अच्छा, दूसरी चीज होती है कि ये जिसमें डिकम्पनसेटेड सिरोसिस जिसको बोलते हैं कि इसमें पेट में पानी आ गया, फिर खून की पलटी हो गई, बेहोशी हो गई, तो ऐसे पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। दवाई के साथ साथ लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली सिरोसिस को हम लोग यही मानते हैं कि एंड स्टेज लीवर डिजीज है। तो एक ऑप्शन है कि अगर डिकम्पनसेटेड सिरोसिस है तो उसमें हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन लेके चलते हैं। और जो अगर कारण की बात करें तो कारण में वही है कि वायरल जैसे हेपेटाइटिस बी, सी है, हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट अपने पास अवेलेबल है अभी 3 to 6 मंथ है, बट वही है कि सिरोसिस से पहले की कंडीशन अगर है तो इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। ये प्री सिरोसिस कह सकते हैं कि प्री सिरोसिस होता है तो उस केस में मतलब इलाज संभव है और उस पर दवा लॉन्ग टर्म चलने के बाद चीजें हम बचा सकते हैं मरीज को, नहीं तो ट्रांसप्लांट की स्थिति आएगी। और दूसरा चीज है कि उसके हिसाब से अगर हमारे पास जैसे ओबेसिटी है और हाइपरटेंशन है, बाकी बीमारी, तो इनको भी टेक केयर करके अपने वजन कम करके लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करके। अच्छा, हाइपरटेंशन भी क्या लीवर का एक हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है? हाँ बिल्कुल, जैसे हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन के साथ हाइपरटेंशन का कुछ कारण रहता है कि जैसे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा रहेगा, उसके साथ साथ डायबिटीज रहेगी, तो इन सब चीज़ों में जो कि कंबाइंड एक डिजीज का पैनल है कि उसमें जो है ये बीमारी बढ़ती है, तो उसमें लीवर वाली भी बीमारी बढ़ती है। हाँ, तो हाइपरटेंशन भी एक कॉज है कि जिसकी वजह से फैटी लीवर आएगा, फैटी लीवर की वजह से फिर सिरोसिस आ सकती है। अच्छा सर, जैसे आमतौर पे अभी जैसे लोगों को देखा जाता है कि भाई वो अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, या ये अल्कोहल कई बार ऐसा भी होता है कि भाई शराब नहीं पी रहे हैं, अल्कोहल का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादातर ये कहा जाता है आमतौर की बोली भाषा में कि भाई शराब बहुत ज़्यादा पीते थे तो ये स्थिति आ गई। अच्छा, कभी कभार देखा गया मरीजों को भी शराब नहीं पी रहे हैं, कुछ इस तरीके से सेवन नहीं कर रहे हैं अल्कोहलिक चीज़ों का, बावजूद इसके हो जाता है लोगों को, या हाइपरटेंशन भी नहीं है। जैसे कि हम लोग अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे कि जैसे अल्कोहल के अलावा है ना, अल्कोहल में भी सभी जितने अल्कोहल ले रहे हैं तो उस पे जो है ना कि सबको थोड़ी ना सिरोसिस हो जाती है। वो भी डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट में ले रहे हैं, कितने टाइम से ले रहे हैं, और सबका पेशेंट का जेनेटिक मेकअप क्या है। तो जेनेटिक मेकअप पे भी डिपेंड करता है कि बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, कितना आपको एक्सेप्ट कर रही है, कितना स्ट्रांग है लीवर। बिल्कुल बिल्कुल। और बॉडी फैट पे भी डिपेंड करता है, जैसे फीमेल में है, फीमेल में कम अमाउंट में ही जल्दी होने की संभावना लीवर डिजीज होती है, मेल में थोड़ा कम रहती है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि वायरस जो है हेपेटाइटिस बी, सी है, इसकी वजह से जो है लीवर सिरोसिस हो सकती है, या कोई ड्रग नुकसान कर दिए है जैसे एमाइडोन है, या इसके साथ साथ अदर कुछ मेथोट्रेक्सेट है जो दवाई गठिया में चलती है, तो ये सब दवाई अगर चल रही है तो ये भी नुकसान कर सकती है। अगर मान लीजिए कि किसी को मोटापा भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, और कोई बीमारी नहीं है, तो इसके अलावा भी और सारी बीमारियां हैं, बट वो थोड़ा रेयर है, जिसको हम लोग ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि लीवर बहुत ही स्ट्रांग ऑर्गन है पूरे शरीर का, क्योंकि कुछ भी खाओ और वो पचा देता है। तो इसके संकेत क्या है कि जैसे लीवर की ऐसी समस्याएं, जैसे भाई लीवर सिरोसिस की जो स्थिति आती है, या आदमी ऐसे ही खा रहा है, पी रहा है, थोड़ा सा कर रहा है, किसी तरीके से चल रहा है, लेकिन वो क्या ऐसी स्थिति आती है जिससे यह पता चल जाता है कि नहीं भाई लीवर सिरोसिस या लीवर की एक गंभीर बीमारी है। बिल्कुल सही है। उसमें देखिए, जो अगर लीवर की जैसे सिरोसिस वाली कंडीशन की बात करें, या हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेते हैं कि प्री सिरोटिक और सिरोटिक, है ना। तो प्री सिरोटिक में ये रहेगा कि पेशेंट को जब भी मान लीजिए कोई वायरल का इन्फेक्शन हुआ, कोई ड्रग नुकसान करी या कुछ है, तो पहले हमको पता चल जाएगा, जिसमें संकेत यही आता है कि नॉन स्पेसिफिक टाइप के रहते हैं, जैसे बुखार वगैरह आता है तो कभी पीलिया थोड़ी हो गई, खाने का मन नहीं कर रहा है, जी मिचली कर रहा है, वजन कम हो रहा है, तो ये सब चीज़ें मतलब इसमें आ सकती हैं। जब पीलिया के साथ साथ जो शरीर में खुजली आ सकती है, तो ये सब चीज़ें नॉन स्पेसिफिक टाइप की हैं। तो आदमी पहले इतना सोचता नहीं कि लीवर की वजह से ही हो सकता है कि कोई मलेरिया हो या दूसरी वजह से बुखार आ रहा हो हल्का। तो ये प्री सिरोटिक में जब आप टेस्ट कराने जाएंगे तो पता चलता है कि अच्छा लीवर का कोई इन्फेक्शन है। ठीक है, अगर सिरोटिक की बात करें, जब पेशेंट को मान लीजिए कि सिरोसिस हो गई है, तब तो वही है कि उसमें पीलिया भी रहेगी, पीलिया के साथ साथ कुछ जो है बिहेवियरल चेंजेस आते हैं कि उल्टी पल्टी बातें आदमी करना शुरू कर देता है, पेट पे पानी आ गया, पेट में सूजन आ गई, पेशाब कम आ रही है। गैस भी लगातार बनती है, या गैस तो हाँ, गैस तो मतलब लीवर की वजह से भी बन सकती है, और लीवर की वजह से आंतों की वजह से बन सकती है। तो गैस के तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बन सकती है। एसिडिटी और गैस ये तो अलग चीज है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे क्या लीवर के सही ना होने से बवासीर का कोई उसके साथ कनेक्शन है? बवासीर कैसे हो जाता है क्या? अच्छा देखिए, बवासीर जो है ना, बवासीर जनरली हम लोग आम भाषा में कहते हैं, जिसको पाइल्स, या हम लोग मेडिकल भाषा में हेमरॉइड कहते हैं।
ठीक है। तो हेमोरॉइड बनने का जो मेन कारण है कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज है। ठीक है। तो कब्ज में ये रहता है कि पेशेंट जो है जैसे कि डेली का जो है हार्ड स्टूल पास कर रहा है, या एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, बहुत सारे लोग जो है 3 से 4 दिन बाद करते हैं। तो उसमें है कि जब भी हम प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर की वजह से जो नीचे की नसें रहती है ब्लड ले जाने वाली, वो जो है धीरे धीरे करके मोटी हो जाती है। ठीक है। जिसमें खून इकट्ठा होने लगता है, इसी को हम लोग जो है बवासीर कहते हैं। और जब उसमें जो है कोई हार्ड स्टूल आता है, जब फट जाता है, तो फिर उसी के साथ साथ ब्लीडिंग होती है। हाँ, लीवर की वजह से है कि बवासीर, मतलब इतना तो कॉमन नहीं है, बट ठीक है, बवासीर की तरह से ब्लीडिंग होती है, जिसको हम लोग रेक्टल वेरिसेस कहते हैं। रेक्टल वेरिसेस ये भी उसी तरह से है जैसे हेमोरॉइड की तरह से ही है। और इसमें भी जो है खून की नसें जो है गुच्छा बन जाता है, तो जो फटता है तो बड़ा जानलेवा जो है उसमें ब्लीडिंग होती है बहुत तेजी से। और उसके लिए फिर है कि एंडोस्कोपी या दवाई का बाकी सब, मतलब उसके लिए भी उपचार है, लेकिन उसको पहचानना बड़ा ज़रूरी है कि उसमें तो जब कब्ज रहेगी तब तो, अगर पेशेंट को कब्ज है, अगर उसको डेली स्टूल पास नहीं कर रहा है, बहुत टाइट स्टूल पास हो रहा है, या 4 दिन 5 दिन बाद जा रहा है, तो हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसको पाइल्स की वजह से है। और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए उसको पीलिया है, पेट में पानी है, लीवर की डिजीज पहले से चल रही, तो हम लोग जो है रेक्टल वेरिसेस सस्पेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से जो है ब्लीडिंग हो रही है। अच्छा सब, जैसे ये क्या है कि जिसे कहते हैं कि पेट साफ नहीं हो रहा है, हाँ। तो पेट साफ होने के क्या क्या कारण, ना होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे भाई आंतों का होता है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हाँ कहते हैं इसको, जो है कोलाइटिस, क्या है हाँ कोलाइटिस? कोई ऐसी चीज है कि हाँ, कोलाइटिस की बिल्कुल क्या वजह बिल्कुल। हो सकती है? हाँ हाँ, देखिए इसमें जैसे कि पेट ना साफ होना, जो आमतौर पे हम लोग भाषा जो हाँ, मतलब यूज यूज करते हैं, यूज हाँ करते हैं, उनका मतलब पेट ना साफ होने का मतलब है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि 2 तरह से देखते हैं कि जी। पेट ना साफ होने का मतलब है कि एक तो आपका स्टूल बहुत टाइट होता है, दूसरे तीसरे दिन आप जाते हैं, आपको अर्ज आती है कि नहीं आती है, कि पता चलता है कि अब लैट्रिन जाना है कि नहीं जाना है। दूसरी तरह वाले पेशेंट ये रहते हैं कि वो कहते हैं कि हमको एक बार जाने में पूरी संतुष्टि नहीं मिलती। तो हाँ, वो 2 बार है कि जाते हैं। 2 बार जाते हैं कि सुबह हम एक बार गए, पानी पिया, फिर उसके बाद गए, तो ऐसे हमको जब भी जाने की सोचते हैं कि अब ऑफिस के लिए निकले, तो फिर उनको जो है टॉयलेट जाना पड़ता है। हाँ तो ये है कि उनको तो स्टूल तो हो रही है, बट स्कैंटी, थोड़ा थोड़ा मात्रा में हो रही है, एक बार में पूरा साफ नहीं हो रहा है। हाँ। तो ये कब्ज से और इससे जो है दोनों ये डिफरेंट चीजें हैं, है ना। तो अच्छा, इसके नहीं, क्या जैसे कारण जिसका है? कई 2 बार जा रहे हैं, 3 बार जा 3 रहे हैं, बार जा सुबह रहे हैं। 1 बार है, हाँ 24 हाँ घंटे हाँ, में, बिल्कुल। तो उसका क्या कोलाइटिस है या बवासीर है? हाँ। किससे इसका नहीं, कनेक्शन हो सकता है? उसमें क्या उसका चीज़ हो कारण सकती तो है? ये हो सकता है कि या जैसे, लीवर की कोई ऐसी हाँ, दिक्कत? उसमें आंतों की ही समस्या है, जिसको हम लोग जो फंक्शनल जो बाउल डिजीज कहते हैं उसमें आता है। उसमें ये है कि जो न्यूरोलॉजिकल जो कनेक्शन है, नर्व्स का जो कनेक्शन है आंतों से, उसमें जो है कुछ केमिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो जिसको हम लोग ट्रेनिंग करके या कुछ दवाई दे के अपने जो टाइम टेबल है उसका फिक्स करके इस चीज़ को जो है हम लोग खत्म कर सकते हैं, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में वो भी कहते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, आईबीडी कहते हैं, आईबीएस कहते हैं। ठीक है। तो ये है कि ट्रेनिंग और प्लस जो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी चीज़ों को फिक्स करके इससे जो है पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि जो कॉन्स्टिपेशन है, फिर कॉन्स्टिपेशन जो है कई टाइप का होता है। एक तो कॉन्स्टिपेशन है कि जो हम लोग कहते हैं कि आंतों की चाल कम हो गई, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो गया, जो कि ओल्ड एज में मिल सकता है। या कुछ बीमारियां जैसे थायराइड की है कि इसमें जो है आंतों की चाल कम हो जाती है, तो इसमें जो है स्टूल धीरे धीरे पास होते होते तो उसका जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उतनी तेजी से नहीं पास होता, तो वो टाइट हो जाता है। ठीक है। और एक बीमारी इसी से रिलेटेड रहती है, जिसको हम लोग जो डिसएनर्जिया कहते हैं। डिसएनर्जिया का मतलब है कि आपका सब चीज़ तो नॉर्मल है, लेकिन जब जहाँ वाल्व रहता है हमारा, जहाँ से खुलता है, तो जनरली ये मानते हैं कि 100 ग्राम के आसपास का अगर आपका स्टूल इकट्ठा हो गया तो आपको अर्ज आएगी कि अब हमको स्टूल पास करने जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें डिसएनर्जिया में ये रहेगा कि आपका इकट्ठा तो आएगा, आपको तो जो है अर्ज आ रही है, लेकिन जैसे आप जाएंगे कि टॉयलेट जाना है, अभी जाएंगे, तो आपको जो है जब जोर लगाएंगे उसको पास करने के लिए, तो जो आपका वाल्व रहता है वो खुल नहीं खुलता और टाइट हो जाता है, उल्टा टाइट हो जाता है ना। तो उसको कहते हैं कि डिसएनर्जिया, मतलब दोनों का जो है, जब आप जोर लगा रहे हैं तो उसमें खुलना चाहिए, तो वो उल्टा टाइट हो जाता है, या कम मात्रा में खुल रहा है तो स्टूल आपको पास नहीं होगा। अब कुछ देर बाद अगर जैसे हम अपने कामों में फिर से उलझ गए तो फिर भूल जाते हैं, फिर और टाइट हो जाता है, तो फिर उसमें जो है मैनुअल इवैक्यूएशन, फिंगरिंग, पेशेंट जो है फिंगर से निकालता है या कुछ वाटर जेट यूज कर सकता है। तो ये चीज़ें रहती हैं। अच्छा, इसके लिए फिर क्या करें? इसके लिए है कि हम लोगों के पास, जैसे हमारे पास मशीन है कि मैनोमेट्री जिसको बोलते हैं, रेक्टल मैनोमेट्री, तो उसे देख के हम लोग प्रेशर देख लेते हैं कि कितना प्रेशर है, वाल्व कितना खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो उसी हिसाब से फिर बायोफीडबैक थेरेपी आती है, जबकि कुछ दवा इसमें बहुत ज़्यादा दवाओं का रोल नहीं है, मेन है कि उसको एक्सरसाइज ट्रेनिंग करना है बस। तो मशीन थेरेपी का, जिसको बायोफीडबैक थेरेपी कहते हैं, तो अब उसमें है कि कंप्यूटर में आपका जो है पता चलता रहेगा कि आपने कहाँ का मसल्स यूज़ कर रहे हैं, कितना आपको
उसमें जो है रिलैक्सेशन कितना कराना है, कैसे प्रेशर लगाना है, ये सब चीज़ें हम लोग सेशन बाय सेशन करते हैं। तो इससे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जितने अभी हम लोगों ने मशीन जल्दी मंगाई है तो बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। अच्छा, आपके पास मशीन है इसकी? हमारे पास मशीन है। अच्छा, इसकी थेरेपी की अगर ऐसी समस्याएं हैं तो वो थेरेपी की मशीन है, उसके लिए दवा का बहुत ज़्यादा दवा का रोल नहीं, बस उससे थेरेपी का है। जैसे 2-3 सेशन हम लोग करा देते हैं, उसके बाद उसको अपने आप ही वो घर पे ट्रेनिंग कर सकता है उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे क्या है कि 24 घंटे में जो जा रहे हैं बाथरूम, तो चले जैसे सुबह जैसे हुआ कि भाई एक बार नॉर्मल हो गया, कभी पानी पीने के बाद हो गया, तो 2 बार, फिर क्या उनको भी किसी बीमारी का वो शिकार हो रहे हैं, इस तरीके की चीजें हो रही हैं कि या फिर ऐसा होता है, कॉमन है ऐसा? हाँ, नहीं देखिए, अगर जैसे हम लोग कहते हैं कि जो कब्ज है, तो जनरली हम गांव वाली भाषा में अगर देखें तो जो मरीज आते हैं गांव वाले, वो तो कहते हैं कि अगर हमको 2 से कम है तो हमको कब्ज है। 2 बार नहीं जा पा रहे हैं, 1 बार जा रहे हैं तो कहते हैं कि हम तो 1 ही बार जा रहे हैं तो पेट हमारा साफ नहीं हो रहा है। तो ऐसा हम लोग नहीं मानते। हम लोगों का कहना है कि अगर 24 घंटे में आप 1 बार भी जा रहे हैं, 1 बार जो है खुल के लेटरिन हो जाए तो पर्याप्त है। अगर इसके बाद आपको लगा रह रहा है कि जैसे 1 बार गए आप और दोबारा आपको लग रहा है कि अभी फिर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम 2 फिर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप जो आप भी पूछ रहे थे कि आपकी कोलाइटिस है ना, तो कोलाइटिस में भी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो कोलाइटिस में ये रहता है कि कोलाइटिस में छोटे छोटे ना इरोजन अल्सर बन जाते हैं आंतों में, जैसे है ना। कोलाइटिस एक एलर्जी जैसी बीमारी है जिसमें बड़ी आंत में पूरे अल्सर बन जाते हैं। तो उसमें ये रहेगा कि आप जैसे लेटरिन जाएंगे, बार बार जाएंगे, उसमें डायरिया रहता है। अच्छा, उसमें जो है उसी के साथ साथ जो है मल के साथ साथ आपका थोड़ा ब्लड भी आता है। ठीक है, तो ये है कि बट ये ट्रीटेबल कॉज है, इसको ट्रीट कर सकते हैं दवाई। हाँ, तो एंडोस्कोपी वगैरह का रोल है कि वहाँ से बायोप्सी लेके फिर और बीमारी भी, जैसे कुछ इन्फेक्शन में भी होता है ये सब चीज़ें, तो अगर बायोप्सी में प्रूवन हो गया तो उसके हिसाब से जो दवाई रहती है तो वो मल वगैरह की मल में खून नहीं आ रहा है, ऐसी किसी तरह की चीजें नहीं आ रही, ऐसा कैजुअल होता है, कभी शाम को लोग जा रहे हैं, सुबह भी जा रहे हैं, 24 घंटे में 2 बार कर ले रहे हैं, तो ऐसी कोई कॉमनली पेट साफ अगर हो रहा है, कुल मिला के मल ना इकट्ठा हो, वो भी अपने आप में एक अच्छी चीज है कि भाई मल ना इकट्ठा हो रहा है, तो उससे कई बीमारियों से भी बचा। बिल्कुल, मल जब जैसे कि आप मल अगर वहाँ पे आपका जो है रेक्टम है, जो नीचे वाला पार्ट है, अगर वहाँ पे 100 ग्राम के आसपास मल नहीं आएगा तो आपको अर्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर ये वही वाले में है जिनकी आंतों की चाल कम है, तो ऊपर, इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ ही रुक रहा है। जब वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो हम लोगों को सेंस नहीं आएगा कि अब हमको स्टूल के लिए जाना पड़ेगा। बट अगर 2 बार स्टूल किसी को हो जा रहा है तो वो बिल्कुल ही ठीक है, उससे कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। हाँ, खून ना आ रहा है, इस तरह की कोई चीजें नहीं आ रहा, चीज नहीं है, तो नॉर्मल है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि भाई आंतों का, इनका आपस में कहीं न कहीं सबका कनेक्शन है। जैसे कई फॉर्म में होता है कि लोग खाना जब वो नहीं हो रहा तो लोग कहते हैं कि नहीं भैया लीवर टॉनिक, आमतौर पे भाई लीवर की कोई दवा ले लो, लीवर से जुड़ी ये कर लो, लीवर गड़बड़ है तुम्हारा, मतलब कॉमन भाषा में कॉमन तौर पे ये कहते हैं। लेकिन इसके कई 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं कि भाई आंत का आपका सही ना होना, फिर आपके लीवर में अगर स्वेलिंग हो रही है तो उसकी, फिर इसके बाद अगर आपको कब्ज है और आपको बवासीर की शिकायत है, तो उस केस में, तीनों केस में आपको भूख नहीं लगेगी, क्या ऐसी स्थितियां आती हैं? बिल्कुल, भूख न लगने का तो बहुत सारे कारण हैं। अच्छा, दूसरी चीज के भूख न लगने में है कि अगर आपको जैसे बुखार रहता है और अदर कोई बीमारी चल रही है जो क्रोनिक है, तो उसमें भूख कम लगती है ना। दूसरी चीज है कि लीवर को तो इसलिए एक परसेप्शन है कि आपको जैसे गैस बन रही है, कुछ है, तो हमारे पास भी जो मरीज आते हैं वही बता दें कि हमारा लीवर कमजोर है। इवन कि वो जाके मेडिकल हॉल से या उससे कुछ दवाई ले लेते हैं लीवर वाली की। हाँ, वही कॉमन तौर पे चर्चाएं गांव में कुछ रहता है कि वो जो आपका सिरप आता है उसको लेके अपना पीते रहते हैं कि लीवर हमारा कमजोर है। अच्छा, दूसरी चीज है क्योंकि उनका एक तरह से कहना भी जरूर सही है, क्योंकि जो लीवर है वो एक तो पित्त बनाता है जो कि खाना पचाने में रहता है, कुछ एंजाइम्स रहते हैं पित्त में, बहुत सारे जो है लिपिड्स और सब चीजें हैं जो आपका खाना पचाते हैं, फैट को पचाते हैं ना, फैट संबंधित जो विटामिन है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो उनका भी कहना सही है कि अगर लीवर मान लीजिए आपका फंक्शन नॉर्मल नहीं कर रहा है तो जूस कम बनेगा तो फिर आपका जो खाया पिया रहेगा वो एब्जॉर्ब नहीं रहेगा, तो उसके साथ साथ जो विटामिन वगैरह हैं वो भी एब्जॉर्ब नहीं होंगी। ठीक है, तो लीवर से तो रिलेशन इसका इस तरह से है। दूसरा चीज़ है कि लीवर के अलावा भी जैसे पेंक्रियाज है या पेट है, पेट में खुद भी जूस बनते रहते हैं जिसमें कि एसिड बनती है जो पचाने के, प्रोटीन वगैरह पचाने के काम में आती है। ठीक है, तो ये एक तरह से है कि लीवर और उसके साथ साथ जो आंतों की जो है पेट है, यहीं से पाचन आपका शुरू हो जाता है, पेट से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आगे जाके जैसे जैसे पचता जाएगा वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन आ जाएगा। तो आंतें काफ़ी लंबी है, तो इनकी कोई भी बीमारी है कि अंदर से कोई अल्सर हो गया, कुछ हो गया, आगे जाके रुकावट हो गई, तो उसकी वजह से गैस, उल्टी, ये सब चीज़ें हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने प्रोटीन और विटामिन की बात की, तो एक विटामिन है B12 करके, बिल्कुल, शायद वो अभी आप चर्चा कर रहे थे, तो ये जो B12 है, ये क्या महत्वपूर्ण ऐसा विटामिन है जो पेट से जुड़ी समस्याओं को मिटाता है, या इससे इसके कम होने पर भी पेट की जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं?
बिल्कुल, देखिए विटामिन बी 12 बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। अच्छा, इससे जो पेट में इसकी पेट की जो बीमारियां हैं उसमें इसकी कमी क्यों हो जाती है, क्योंकि इसका अब्जॉर्प्शन जो छोटी आंत का टर्मिनल पार्ट है एकदम लास्ट वाला, वहाँ से होता है अब्जॉर्प्शन। अच्छा। तो कोई भी बीमारी अगर दांतों से संबंधित है, जैसे आप बता रहे थे कि कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रॉन्स डिजीज है, टीबी है, तो वहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। उसके कम होने की वजह से फिर विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी आएगी। अच्छा, विटामिन बी 12 ऐसी जो विटामिन है कि जो हमको एनिमल प्रोटीन में ही मिलती है, किसी साग सब्जी या बाकी जो है वेजिटेरियन वाली डाइट में नहीं मिलती है। अच्छा, इसका रिक्वायरमेंट बहुत ही कम रहता है। तो जनरली की जो मदर मिल्क रहता है बच्चे को, मान के चलिए कि जब तक वो 17-18 के, फीडिंग कर रहे हैं वो बच्चा, हाँ नहीं, तो हाँ। फीडिंग से इतना चला जाता है कि उसको जो है 15 साल 16 साल तक पर्याप्त रहता है। अच्छा, ये अच्छा, ये लंबे समय तक लंबे समय मतलब तक ये रहता पड़ा है भी इसको। रहता है ऐसे? हाँ हाँ, पड़ा भी अच्छा, रहता है। इसका एब्जॉर्प्शन शरीर चलता एब्जॉर्प्शन, रहता है। हाँ, तो उसके बाद ही इसकी कमी आती है। अच्छा, इसकी शुरुआत पे जब कमी देखेंगे तो बहुत ही अनयूजुअल से सिम्टम आएंगे कि आपको चिड़चिड़ापन लगेगा, भूख कम लगेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो मतलब आपको लगेगा कि हमको थकान लग रही है, बुखार आ रहा है। तो जल्दी जो फीमेल्स जो आती है वो कहती है कि हमको जो है फीवर सा लगता है, शाम के टाइम फीवर आता है, सुबह के टाइम फीवर रहता है, कोई काम करने का मन नहीं। जब विटामिन बी 12 पर आते हैं तो कम रहता है। विटामिन बी 12 जो है खून बनाने में भी बहुत जरूरी है। तो खून क्या करता है कि जो हड्डियों में हमारे खून बनता है, बोन मैरो, उसमें जो है इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर विटामिन बी 12 धीरे धीरे और कम हो गई तो फिर आपका खून कम हो जाएगा, जिसमें प्लेटलेट कम हो जाएगा, टीएलसी कम हो जाएगी, एचबी कम हो जाएगा, तीनों लाइन अच्छा। पूरी कम हो जाती है। हाँ यानी कहने का मतलब हाँ। समझिए कि ये एक हिसाब से शरीर के हाँ, जो ऑर्गन्स हैं उनके लिए विटामिन रीढ़ की बी 12 बहुत हड्डी है। है उस तरीके से काम बिल्कुल, करती हाँ। है। अच्छा, रीढ़ की हड्डी की बात हाँ। कर लिए, तो दूसरा चीज़ है कि नर्व के लिए भी बहुत जरूरी है विटामिन बी 12। तो ये इसकी वजह से जो है कि आपकी डिमेंशिया हो जाएगी, नर्व्स की कमजोरी हो जाएगी, और ज़्यादा हो गई तो आप चलने फिरने में लड़खड़ाने लगेंगे, बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, शरीर में झुंझुनाहट और कमजोरी झुंझुनाहट भी वगैरह इसकी वजह से भी हो सकती है। लगता है कि हाँ, तो ये है कि जब थोड़ा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा दिन तक आपकी डिफिशियंसी रह गई और उसके बाद जो है फिर ये दिक्कत आती है कि आप जो है एटेक्सिया आ जाएगी, आप चलना फिरना बैलेंस कर नहीं पाएंगे, चक्कर आएगा। ठीक है, तो नर्व्स को भी जरूरी है विटामिन बी 12। अच्छा, ये कहने का मतलब ये महत्वपूर्ण हाँ। ये है शरीर के जो हमारे पेट से जुड़ी समस्याएं, पेट से और सारी चीजें हैं, तो बी 12 भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इतनी आप जानकारी दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर के.एस. यादव, जिन्होंने विस्तार से पेट से जुड़ी हर एक समस्या के बारे में आपको बताया और क्या इसके लिए प्रिकॉशन लेने हैं और क्यों ये बीमारियां होती हैं और एक बीमारी से जुड़ी हुई अगली बीमारी कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर साहब ने आप लोगों को समझाया और आप लोगों को बताया। आपको यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन इस जानकारी के अलावा अगर आपको कुछ ज़्यादा समस्या लगती है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।